हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 8 चैप्टर नंबर 2 है ये। लेक्चर नंबर पहला है, फर्स्ट लेक्चर है ये। और सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। मैं बताना चाहता हूँ बेटा कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी, तो उसको ज़रा समझो। ठीक है, तो देखो बेटे, 1930 में दो साइंटिस्ट थे, बोथे और बेकर। नाम सामने लिखे हुए हैं, बोथे एंड बेकर। इन्होंने क्या किया बेटे, बेरिलियम पर, बी माने बेरिलियम, बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम पर बम्बार्ड किया, तो बदले में बेरिलियम से कुछ पार्टिकल्स या रेज इमिट हुई और उनकी एनर्जी उन्होंने नापी। ये एनर्जी थी लगभग 5 MeV। कितनी एनर्जी थी? 5 MeV। और ख़ास बात ये थी, इन रेडिएशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इसका मतलब इन पर कोई चार्ज वगैरह नहीं है। तो उस समय यही जानकारी थी कि अगर चार्ज नहीं है तो इन रेडिएशंस का नाम क्या है? गामा रेस। तो इसीलिए इनको क्या मान लिया गया? गामा रेस मान लिया गया। तो इतनी बात बोथे एंड बेकर ने की। क्या किया बताओ? बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया, तो उसमें से कुछ रेडिएशंस या पार्टिकल्स निकले, लेकिन उन पर ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का असर होता था, ना मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये मान लिया गया ये गामा रेस हैं, और ये बात यहाँ फिनिश हो गई। ठीक है, अब बेटे 1932 की बात बता रहे हैं, यानी 2 साल बाद फिर दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था जॉलियट और एक का नाम था क्यूरी। जॉलियट एंड क्यूरी, इन दोनों ने इन रेस का यूज किया जिन्हें कि गामा रेस समझा गया था, 5 MeV की रेस। इन्होंने इन गामा रेस को, जिन्हें गामा रेस माना गया था, यानी ये 5 MeV वाली रेस जिनको गामा रेस कहा गया था, इन्हें पैराफिन वैक्स पर इंसिडेंट किया। किस पर इंसिडेंट किया? पैराफिन वैक्स पर। ठीक है, तो बदले में, यानी इसके आगे पैराफिन वैक्स लगा दी, तो ये रेस पैराफिन वैक्स पे गिरी। तो इसके आगे का डायग्राम ये समझो, है ना। तो पैराफिन वैक्स में से फिर रेस निकली या पार्टिकल्स निकली। इन पार्टिकल्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, तो ये पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज थे। जब इन्हें ध्यान से आइडेंटिफाई किया गया तो ये पार्टिकल्स प्रोटॉन्स थे। क्या थे? प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रोटॉन्स थे ये। और इनकी एनर्जी भी लगभग 5 MeV ही थी। अब यहीं से सारी परेशानी पैदा हुई। अगर 5 MeV के प्रोटॉन्स को इजेक्ट होना है, तो जिन्हें गामा रेज माना गया था, अगर हम कैलकुलेशन से देखें तो इनकी एनर्जी लगभग 50 MeV होनी चाहिए। अगर इनके पास 50 MeV एनर्जी है, तभी ये इसमें से 5 MeV के प्रोटॉन्स का इजेक्शन करा सकती हैं। लेकिन इस एनर्जी को तरह तरह से नापा गया, मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया। ये एनर्जी नापने पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 7 MeV के बीच में आ सकती थी। कितनी भी कैलकुलेशन कर लो, ये एनर्जी 50 MeV से बेहद बेहद कम थी। चाहे आप नाप लो, चाहे आप कैलकुलेट कर लो मैथमेटिकली, पर ये एनर्जी 50 MeV से काफ़ी कम थी। अब ये समझ में नहीं आ रहा था, ये एनर्जी अब इतनी कम है ना, तो फिर इनसे प्रोटॉन्स 5 MeV के कैसे निकल गए। अब इस बात के लिए बच्चों ये एक पैराडॉक्स थी, एक परेशानी थी। इसके अलावा एक और परेशानी थी। पैराफिन वैक्स के अलावा अलग अलग चीज़ों पर जब इन रेडिएशंस को डाला जाता था, तो ये बच्चों, ये एनर्जी जो होती थी, ये जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, इनकी एनर्जी अलग अलग चीज़ों पे डालने से वेरी भी कर रही थी, बदल भी रही थी। तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक सी एनर्जी के पार्टिकल्स डालने से
इससे निकलने वाली चीज़ों की एनर्जी में ये वेरिएबिलिटी क्यों है। इन सब चीज़ों का समाधान एक साइंटिस्ट ने किया जिसका नाम था चैडविक। क्या नाम था बच्चों? चैडविक। तो देखो बच्चों, चैडविक ने ये कहा है, अब ध्यान से समझना, पहले तो नाम लिख दे रहा हूं, चैडविक। उन्होंने कहा ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी यदि आप ये मान लें कि ये रेज गामा रेज नहीं है। ये वाली रेज जो निकली है यहाँ बेरिलियम से, ये गामा रेज नहीं है, बल्कि ये कोई न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, कोई नए न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं जिनको अभी हम पहचानते नहीं हैं। इन पर कोई चार्ज नहीं है और इनका मास लगभग प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 5 MeV की ये हैं और 5 MeV के ही प्रोटॉन निकल रहे हैं, तो इनका मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होना चाहिए। तो ये सारी परेशानी दूर हो जाएगी और इस पार्टिकल का नाम ही उन्होंने दिया न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। आज तो आप सब लोग न्यूट्रॉन से परिचित हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर माना जाता है। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ये बिल्कुल न्यूट्रॉन की पहली बार यानी जब डिस्कवरी हुई तो इस पर 1935 में चैडविक को नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया था। कब भाई? 1935 में चैडविक को इस पर नोबेल प्राइज मिला है, इस डिस्कवरी पर ही। तो इस तरह से बच्चों डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई थी। ठीक है, अब आपको न्यूट्रॉन की कुछ हम प्रॉपर्टीज बता रहे हैं जिन्हें आप ध्यान से याद भी रखिए। आसान सी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान करिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन जरा ध्यान से सुनिए, क्या प्रॉपर्टीज है न्यूट्रॉन की। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। देखो बेटा, पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है बताओ भाई? न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बच्चों? चार्ज होता है 0, न्यूट्रल पार्टिकल है, चार्ज 0 होता है। ठीक है, चार्ज नहीं होता है, कुल टोटल चार्ज इसका 0 होता है। ठीक है, न्यूट्रल है, टोटल चार्ज 0 होता है। इसका जो मास है वो कितना होता है? लगभग प्रोटॉन के बराबर। तो लगभग प्रोटॉन के बराबर में अगर एग्जैक्ट लिखना चाहो तो 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अगर बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा जाए तो वैसे तो रफली प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन न्यूट्रॉन का मास वैसे प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है, जरा सा ज़्यादा होता है। तो न्यूट्रॉन वैसे लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली मोर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तीसरी बात, ये हाफ स्पिन पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? हाफ स्पिन पार्टिकल। ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, यानी डाइपोल मूवमेंट इसमें होता है। टोटल चार्ज भले 0 है, लेकिन इसमें फाइनाइट डाइपोल मूवमेंट होता है, फाइनाइट डाइपोल मूवमेंट होता है। कहां रहता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। कहां रहता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर तो ये एक स्टेबल पार्टिकल है, इनसाइड द न्यूक्लियस तो कैसा है? स्टेबल है। इनसाइड द न्यूक्लियस की अगर बात करें तो ये पार्टिकल स्टेबल है, लेकिन आउटसाइड द न्यूक्लियस ये स्टेबल नहीं है। आउटसाइड द न्यूक्लियस ये एक अनस्टेबल पार्टिकल है। अनस्टेबल का मतलब इसका मास कम होता जाता है और इसका हाफ लाइफ टाइम होता है 12 मिनट्स। कितना होता है हाफ लाइफ टाइम? हाफ लाइफ टाइम ऑफ न्यूट्रॉन इज 12 मिनट्स। इसका मतलब है 12 मिनट में ये अपने मास का आधा रह जाता है। हाफ लाइफ टाइम ऑफ न्यूट्रॉन इज 12 मिनट्स, तो इसका हाफ लाइफ टाइम 12 मिनट होता है। अगली इंपॉर्टेंट बात की अगर हम बात करें
तो न्यूट्रॉन अगर टूटता है तो न्यूट्रॉन के टूटने से क्या होता है उसको जरा समझो। न्यूट्रॉन इस तरह से टूटता है, न्यूट्रॉन 0n1, इससे बनता है एक प्रोटॉन 1h1, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन। एक बनता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, इसे बीटा पार्टिकल भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल। और एक बनता है एंटी न्यूट्रिनो, इसका नाम बहुत ध्यान से याद करो, इसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो, याद रहेगा, इस पार्टिकल का नाम याद कर लो, एंटी न्यूट्रिनो। अभी फिलहाल कुछ ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं बता रहा हूं, लेकिन इतना बता देता हूं, एंटी न्यूट्रिनो का रेस्ट मास 0 होता है, रेस्ट मास 0 होता है, और ये एक हाफ स्पिन पार्टिकल है। तो इसका रेस्ट मास, एंटी न्यूट्रिनो के बारे में बता रहा हूं, रेस्ट मास 0, और कैसा पार्टिकल है, हाफ स्पिन पार्टिकल। ये एंटी न्यूट्रिनो के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। और यहां एनर्जी भी फ्री होती है न्यूट्रॉन के टूटने से, तो कुछ एनर्जी फ्री होती है, तो एनर्जी। तो बताओ न्यूट्रॉन के टूटने से क्या क्या बनता है। आंसर, न्यूट्रॉन के टूटने से, ये न्यूट्रॉन का सिंबल है 0n1, एक प्रोटॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है, एक और पार्टिकल बनता है, आपके लिए नया पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो, जिसका कि रेस्ट मास 0 होता है, ये भी एक हाफ स्पिन पार्टिकल है, और एनर्जी फ्री होती है। ठीक है, वैसे ये एनर्जी जो होती है ये 1.17 MeV होती है। कितनी होती है बच्चों, 1.17 MeV एनर्जी फ्री होती है। ये बात हो गई न्यूट्रॉन के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जब बेटे न्यूट्रॉन को काफी स्लो कर दिया जाता है, तो न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए, जैसे ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, तो इनको स्लो करने के लिए हम कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, इन्हें हम कहते हैं मॉडरेटर्स। क्या नाम है, मॉडरेटर्स। मॉडरेटर्स वो चीज़ें हैं जो न्यूट्रॉन्स को स्लो करने के काम में आती हैं। तो ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स थे, और उससे जब मॉडरेटर से ये गुजरेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां जोड़ रहे हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को थर्मल न्यूट्रॉन्स भी कहते हैं फिजिक्स में। क्या कहते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन्स। तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स का एक और नाम होता है, बुक्स यूज करती हैं, थर्मल न्यूट्रॉन्स। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मल न्यूट्रॉन्स। ये बेटे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनमें बड़े यूजफुल हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में थर्मल न्यूट्रॉन्स बहुत यूजफुल होते हैं। तो याद रखो, दे आर वेरी यूजफुल इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। थर्मल न्यूट्रॉन्स आर वेरी यूजफुल, थर्मल न्यूट्रॉन्स वेरी यूजफुल इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में बहुत यूजफुल होते हैं। तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज न्यूट्रॉन की। मैंने काफ़ी हद तक आपको ये क्लियर करने की कोशिश की है। इन पर टोटल चार्ज 0 होता है, मास इतना होता है। वैसे इनका मास लगभग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास रफली इक्वल ही होता है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग न्यूट्रॉन हैज स्लाइटली मोर मास देन अ प्रोटॉन। हाफ स्पिन पार्टिकल है, डाइपोल मूवमेंट, चार्ज 0 होता है फिर भी डाइपोल मूवमेंट पजेस करता है। ठीक है, इसमें डाइपोल मूवमेंट होता है। कहाँ रहता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये स्टेबल होता है, न्यूक्लियस के बाहर अनस्टेबल होता है, और इसका लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम 12 मिनट है। न्यूट्रॉन जब टूटता है तो एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल और कुछ एनर्जी फ्री होती हैं। ठीक है, और फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को जब मॉडरेटर्स में से गुजारा जाता है, मॉडरेटर जैसे हैवी वाटर, हैवी वाटर एक मॉडरेटर है, तो इनमें से गुजारा जाता है तो न्यूट्रॉन्स की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। इन्हें थर्मल न्यूट्रॉन्स भी कहते हैं।
एंड थर्मल न्यूट्रॉन्स आर वेरी यूजफुल इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। इतनी बात मैंने आपको बताई है। तो देखो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी हो गई और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज भी हो गई। अब हम आगे चल रहे हैं बच्चों, इसके आगे तो जरा ध्यान दीजिएगा। अगला आर्टिकल हम जो पढ़ रहे हैं वो है आइसोटोप्स, आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स। वैसे ये तुम्हें आता है, थोड़ा सा ही बता देते हैं। आइसोटोप्स, आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स। एक एक लाइन बता के आगे बढ़ जा रहे हैं क्योंकि ये तुमने केमिस्ट्री में बहुत डिटेल पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा बता देते हैं बेटा। बताओ भाई आइसोटोप्स क्या होते हैं, बोलो भाई तुम लोग बताओ आइसोटोप्स क्या होते हैं, बोलो बोलो भाई। ऐसे दो एटम्स जिनका बोलो क्या होता है भाई, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, मास नंबर अलग अलग होता है, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है। अब हमारे यहां देखो फिजिक्स में लिखते कैसे हैं, किसी भी चीज को लिखते हैं ZXA, एक्स एलिमेंट का नाम है। इसमें क्या है, Z का मतलब एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर अच्छे से समझते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सरल शब्दों में। ए का नंबर मास नंबर कहते हैं इसे, ए को मास नंबर। एक्स एलिमेंट का नाम है, कोई भी एलिमेंट का नाम एक्स है। मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर ए कहते हैं। कोई बच्चा यहां पूछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सर कैसे निकालेंगे आप, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, तो आप समझ सकते हैं ए में से जेड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए माइनस जेड जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, और दोनों को ऐड कर लोगे तो ए बन जाएगा। ए का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब बताओ भाई आइसोटोप्स कौन होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग अलग होता है। जैसे तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है 1H1, 1H2, 1H3, ये आइसोटोप्स हो गए, है ना। तो ये हो गए आपके आइसोटोप्स, क्योंकि इन सबका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। तो ये हो गए आइसोटोप्स। और भी बहुत सारे होते हैं, 17Cl35, जैसे ये 17Cl35 एंड 17Cl37, ये क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, है ना। इन्हें तो तुम्हें पता ही है, हाइड्रोजन, इसको क्या कहते हैं भाई, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ये जो हैं, है ना, आपके आइसोटोप्स हैं। दूसरी चीज होती है आइसोबार्स। पहले आइसोबार्स पढ़ा रहे हैं, फिर आइसोटोन्स पढ़ा देते हैं। आइसोबार्स, बताओ भाई आइसोबार्स क्या होता है, उल्टी बात बोलो, यानी सेम मास नंबर, ए तो सेम होता है, मास नंबर सेम, ए सेम होगा, एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं तो ऐसे समझ लो, सिंपल सा अगर मैं मैथमेटिकली उदाहरण दूं तो Z1XA और Z2, इस एलिमेंट का नाम Y मान लो, YA। तो देखो ये एटॉमिक नंबर तो क्या हैं, अलग अलग हैं, मास नंबर सेम है, तो ये दोनों आइसोबार्स बोले जाएंगे। ठीक है, तो ये आइसोबार्स हो गए। अब एक लास्ट लाइन आती है, आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, यानी ए अलग हो जेड अलग हो, इससे अंतर नहीं है, लेकिन ए में से जेड जब घटाएं तो वो आंसर सेम आना चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
तो इनको कहते हैं बच्चों आप लोग, क्या कहते हो भाई, आइसोटोन्स। तो इसमें क्या होगा बताओ, जैसे ये Z1 X A1 है, ये कोई दूसरा आपका एटम है Z2 Y A2। तो अगर ये आइसोटोन्स हैं तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, A1 माइनस Z1, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, A2 माइनस Z2। तो ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हम आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स को भी समझ सकते हैं। अब देखो बेटे, कुछ और बातें हम समझ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं हम साइज ऑफ न्यूक्लियस की। तो जरा इसको ध्यान से देखिए, साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है। जरा पेज पलटो बच्चों, बहुत आसान है, पूरा चैप्टर ही काफ़ी इजी है, तो आप आसानी से सारा समझते चलिए। तो देखो, बात कर रहा हूं साइज ऑफ न्यूक्लियस की। साइज ऑफ न्यूक्लियस, देखो बेटे, न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है तुम ही बताओ भाई। एक तो कौन रहता है, प्रोटॉन्स, और एक कौन रहता है, न्यूट्रॉन्स। तो जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें ज़्यादा होंगे उतना ही उसका साइज बड़ा होगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है वो ए के प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम, वी का मतलब वॉल्यूम। अब न्यूक्लियस को अगर हम स्फेरिकल शेप का माने तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है ना, तो आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए, या आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। ये है बच्चों रेडियस का और मास नंबर का रिलेशन। यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। याद रखिए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। ठीक है, तो ये जब प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा। तो आर बराबर आर नॉट कांस्टेंट है, ए की पावर 1/3। ये रिलेशन है। आर नॉट एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 1.1 फर्मी। अब आप कहेंगे फर्मी क्या होता है। फर्मी बेटे यूनिट है, एक बहुत छोटी यूनिट है ये लेंथ की। तो इसकी वैल्यू होती है एक फर्मी की 10 की पावर -15 मीटर। याद कर लो, 1 फर्मी की वैल्यू होती है 10 की पावर -15 मीटर। याद रखो, एटम्स के साइज एंगस्ट्रम में नापे जाते हैं और न्यूक्लियस के साइज फर्मी में नापे जाते हैं। तो ये है फर्मी 1.1 तो वैल्यू है, और फर्मी का मतलब है 10 की पावर -15 मीटर। तो ये साइज ऑफ न्यूक्लियस हो गया। तो यहां तक सबको क्लियर रहेगा भाई, साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब बात कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की। किसकी बात कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। देखो बेटा, डेंसिटी होती है बच्चों मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सारे बच्चों को ही पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब बताओ, न्यूक्लियस में मास किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से और न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो मास होता है न्यूक्लियस का, बताओ भाई कितना, एक तो प्रोटॉन्स की वजह से और एक न्यूट्रॉन्स की वजह से। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर होता है ए, और दोनों का मास लगभग बराबर है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये मास हो गया। समझ में आया। कुल नंबर कितना है, ए, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके 10 हैं, तो 10 और एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का मास लगभग इतना होता है। अब आया वॉल्यूम। वॉल्यूम तो तुम्हें पता ही है भाई कितना होता है, बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब। अब जरा देखो कितना हो जाएगा, ए इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। इसका क्यूब करो तो आर नॉट क्यूब
और इसका क्यूब करोगे तो a आ जाएगा, a की पावर 1/3 का क्यूब a हो जाएगा। देखो a से a कट जाएगा, आर नॉट की वैल्यू ये है, इसको लगा देंगे, तो इसको लगा लेंगे आर नॉट की वैल्यू को 1.1 इंटू 10 की पावर -15 और इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आंसर तो आएगा ही भाई, है ना। तो वो आंसर कितना आता है जरा ध्यान से देखिएगा, ये आंसर आता है 2.97 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस डेंसिटी के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम आपसे यहां शेयर करना चाहते हैं। पहली बात, डेंसिटी मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती। देखो ये कट गया है, यानी सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है, चाहे कोई भी न्यूक्लियस हो, डेंसिटी सभी न्यूक्लियस की सेम होती है, मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती। तो डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ये मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती। सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी एक जैसी होती है, भले ही उनके मास नंबर अलग अलग ही क्यों ना हो। दूसरी बात बेटा, 10 की पावर 17 आप समझ रहे हैं, ये बच्चों आप सोचो, यानी अगर 1 मीटर क्यूब तो छोड़ो, 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करता हूं तो समझ में आएगा। मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब करना है तो 6 पावर कम हो जाएंगी, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो क्यूब करोगे ना तो 6 पावर कम हो जाएंगी। तो डेंसिटी जो आएगी न्यूक्लियस की, अगर मैं थोड़ी यूनिट चेंज करूं तो ये आ जाएगी 2.97 इंटू 10 की पावर 11 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा इसका मतलब समझो तो तुम्हें क्लियर होगा। देखो बेटा, इसका मतलब अगर हम 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा न्यूक्लियस ले लें, विचार करो, यानी एक डाइस होता है ना, डाइस जानते हो जिससे लूडो वगैरह खेलते हैं, छोटा वाला डाइस, वो डाइस जो है इतना ही बड़ा होता है, 1 सेंटीमीटर लगभग लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, छोटा सा क्यूब होता है वो। ऐसा एक डाइस ले लें तो उसका वजन कितना होगा समझ रहे हो, उसका मास होगा 2.97 इंटू 10 की पावर 11 किलोग्राम। ये बेटे बहुत बड़ी वैल्यू लिखी हुई है ना। अगर गिनोगे तो आप ताज्जुब में पड़ जाओगे कि इतनी बड़ी वैल्यू, करोड़ों किलो का होगा वो। इतना सा वजन अगर सिर्फ न्यूक्लियस से बना दिया जाए तो ये करोड़ों अरबों किलोग्रामों का होगा, अरबों किलो वजन इसमें होगा। तो ये न्यूक्लियस, ये मास की सबसे डेंस पैकिंग है, इतने से का वजन अरबों किलोग्राम, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप समझ सकते हैं ये मोस्ट डेंस पैकिंग ऑफ मास है। तो न्यूक्लियस के अंदर भगवान ने जो मास की पैकिंग की है वो मोस्ट डेंस पैकिंग है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, ये मोस्ट डेंस पैकिंग ऑफ मास है। और ये न्यूट्रॉन स्टार में जो मास की पैकिंग है और न्यूक्लियस के अंदर जो मास की पैकिंग है, उनका ऑर्डर एक सा है। तो इतनी डेंस पैकिंग ऑफ मास होती है, ठीक है। तो ये है, यानी कि साइंस जो जानता है उसमें सबसे डेंस पैकिंग ऑफ मास है ये। और ये जो है मैंने बताया, मास की पैकिंग न्यूट्रॉन स्टार के मास पैकिंग के बराबर है। तो इतनी हाई मास की पैकिंग है ये, है ना, इतनी डेंस मास की पैकिंग है ये। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों इसके आगे, जरा ध्यान से देखिएगा, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। या पहले चलो 1 AMU की बात कर लेते हैं। 1 AMU, AMU जान रहे हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो नहीं है AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। बच्चों एटम्स का मास के लिए ये वाली यूनिट यूज होती है।
रफली अगर हम कहें, बहुत ही रफली सीधा सीधा सा समझना हो किसी को, तो ये समझ लो 1 AMU का मतलब है लगभग मास ऑफ अ प्रोटॉन, या मास ऑफ अ न्यूट्रॉन भी कह सकता है कोई बच्चा, क्योंकि लगभग बराबर ही होते हैं। मास ऑफ अ न्यूट्रॉन यानी जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे लगभग उतने AMU ही मास होगा। ठीक है, लगभग, ठीक, एग्जैक्टली तो नहीं। अगर कोई कहे, कोई स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बताइए 1 AMU का मतलब क्या है, कितने किलोग्राम है, तो 1.660 565 660565 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, इतने मास को फिजिक्स में 1 AMU कहते हैं। और कोई कहे थोड़ा और अच्छे से बता दीजिए, तो और एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो 1 AMU का मतलब है जो हमारा कार्बन एटम होता है, 6C12 की बात कर रहा हूँ, कार्बन का आइसोटोप भी होता है 6C14, तो उसकी बात नहीं कर रहा, 6C12 वाला कार्बन एटम, तो उसका मास 12 AMU है। एग्जैक्टली उसका मास फिजिक्स में कितना है, 12 AMU। तो 6C12 कार्बन एटम के मास में 12 का डिवाइड लगा दो तो 1 AMU निकल आएगा। तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ 6C12 एटम, ये है 1 AMU का मतलब। ठीक है, तो ये तो बच्चों मैंने एक रफली आइडिया बता दिया 1 AMU का। अब मैं एक चीज और बताता हूं, एनर्जी इक्वलेंस ऑफ 1 AMU, एनर्जी इक्विवेलेंट कह लो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू 1 AMU, बहुत इंपॉर्टेंट है, करस्पॉन्डिंग टू 1 AMU। पहले तो मतलब समझो क्या मतलब है एनर्जी इक्वलेंट का, यानी 1 AMU मास को पूरी तरह से अगर हम एनर्जी में बदल दें तो कितनी एनर्जी उससे पैदा होगी वो जानना चाहते हैं। तो तुमने आइंस्टीन रिलेशन तो सारे बच्चों ने ही पढ़ा हुआ है, E बराबर mc², तो E बराबर m, कितना लेना है मास, 1 AMU, 1 AMU का ये मतलब हो गया, तो 1.660565 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, ये तो मास हो गया। C जानते ही हो, स्पीड ऑफ लाइट को कहते हैं, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आंसर जूल में आ जाएगा कुछ ना कुछ। अब ये जूल की जगह इसे अगर हम MEV में बदलें, किस में बदलें, MEV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसमें डिवाइड करना पड़ता है हमें, कितने का, इस आंसर में डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10 की पावर -13 का, तो ये आंसर MEV में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, MEV में। तो ये आंसर याद रखो, ये एनर्जी आती है हमारी 931.5 MeV। कितनी आती है याद करो, 931.5 MeV। इसका मतलब ये है 1 AMU को अगर पूरी तरह से एनर्जी में बदल दिया जाए तो कितनी एनर्जी उससे पैदा होगी, 931.5 MeV। तो ये याद रखेंगे। तो 1 AMU को अगर पूरी तरह से एनर्जी में बदल दिया जाए तो एनर्जी लिबरेट होगी 931.5 MeV। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूजफुल कॉन्सेप्ट है, राइट। तो देखो बच्चों, इस वीडियो को यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों।